बात करें राजस्थान के बजट बैठक की तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट बैठक की शुरुआत एक बहुत ही बेहतर अंदाज में की। उन्होंने कहा, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आज जारी किए गए बजट को लेकर सीकर जिले में प्रतिक्रिया मिलीजुली सामने आई। ईश्वर सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट को शानदार बजट बताते हुए कहा कि निश्चित रूप से ये जन कल्याणकारी बजट है। 1 जनवरी 2004 के बाद पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद दिया, तो वहीं छात्र, युवा और व्यापारी वर्ग ने इस बजट को मिला जुला बताया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र डोरवाल ने बताया कि बजट से पहले जिले के लोगों को सीकर के संभाग बनने, नीमका थाना का जिला बनने, नवलगढ़ पुरिया के 4 लेन होने समेत कई उम्मीदें थी, लेकिन बजट में केवल सीकर के लिए नाम मात्र की घोषणा हुई है, जबकि जिले में 8 के 8 विधायक सत्ताधारी पार्टी के समर्थन में हैं। अखिल भारतीय किसान यूनियन के दिनेश जाखड़ ने बताया कि सरकार ने इस बार बजट को भले ही अलग से कृषि बजट का नाम देकर पेश किया हो, लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए इसमें अलग से कोई घोषणा नहीं की गई है। रूढ़िवादी और परंपरागत घोषणाओं को ही बजट में शामिल किया गया है। साथ ही जहां जिले में कुंभाराम लिफ्ट योजना का पानी लाने के लिए लोगों की आस थी, वह भी अधूरी ही रह गई है। जाखड़ ने कहा कि राज्य सरकार की इस किसान विरोधी बजट और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को सीकर में किसानों की महापंचायत होगी। व्यवसायी सावरमल ने बताया कि बजट से लोगों को काफी उम्मीद थी, लेकिन अब बजट जारी होने के बाद जनता में खासा आक्रोश व्याप्त है। सरकार ने 100 यूनिट बिजली का उपभोग करने वाले लोगों के लिए 50 यूनिट फ्री किया है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने आज राजस्थान का बजट पेश किया है। बजट तो पूर्णतया चुनावी है, लेकिन इसमें एक बात जो निकल कर आई कि 2004 के बाद में भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पेंशन जो बंद थी वो इन्होंने वापस शुरू करी है। वो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत साफ हो, क्योंकि ये शासन में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट जो है ना, वो उसमें बहुत सारी किंतु परंतु लगा देते हैं। और इसके साथ साथ एक बात और है, क्या ये नई स्कीम जो थी वो वापस शुरू करेंगे तो सिर्फ राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को देंगे, स्वायत्त शासन वालों को देंगे, पंचायत राज को देंगे, अर्ध सरकारी को देंगे, विभिन्न बोर्ड और निगम है इनको भी देंगे? ये सब आज कुछ नहीं कह सकते, ये बाद की बात है। और चुनावी घोषणाएं हैं, पता नहीं इम्प्लीमेंट हो नहीं हो, कह नहीं सकते। यदि ये ठीक से लागू हो तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत बड़ा तबका, जिनकी पिछले 17 साल से ये मांग चली आ रही थी, वो पूरी होगी और बहुत बड़े एक वर्ग को इससे लाभ होगा। मैं ईश्वर सिंह राठौड़ हूँ, रिटायर्ड RS हूँ, अभी पेंशनर समाज का, समाज सेवा का ये काम कर रहा हूँ। आज राजस्थान सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसमें युवाओं को लेकर कोई भी रोड मैप नहीं है। सरकार ने युवाओं को कुछ नहीं दिया है। जो भी पिछले 2 साल में भर्ती हुई है वो आधी से ज़्यादा तो कोर्ट में अटकी हुई है, और कुछ जो पेपर है उसको लेकर रद्द कर दी गई है। इसलिए युवाओं को काफ़ी उम्मीदें थी इस बजट को लेकर। लगभग विभागों में बहुत से ज़्यादा पद खाली चल रहे हैं, उसको बढ़ने को लेकर सरकार को नई भर्ती की घोषणा करनी चाहिए थी, उसको लेकर कुछ नहीं किया है। और न ही सीकर को संभाग जो बनाने की चल रही थी संभाग बनाया है। हरिनागा प्रदेश मंत्री। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा कृषि राज्य है, जहाँ पर कृषि योग्य भूमि और किसान सबसे बड़ी संख्या में है। एक नई शुरुआत सिर्फ ये की गई है कि कृषि का बजट अलग से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान ये बहुत कम है, क्योंकि 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बाजरा तो अकेला सीकर जिला उत्पन्न करता है, जिस पर राज्य सरकार को और व्यापारियों को लगभग 200 करोड़ रुपए का फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए
तो एक कहावत है शेखावटी में कि जिसकी खानी बाजरी उसकी बजानी हाजरी। हम आज इस बजट के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सिर्फ एक नई शुरुआत जादूगर ने की है। बाकी हम उनसे कहना चाहते हैं कि उनके नेता ने 1 से 10 तक गिनती गिनी थी और कहा था कि समस्त प्रकार के कर्ज किसान के माफ़ किए जाएंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज अभी तक माफ़ नहीं किए गए हैं। तो हम चेतावनी देना चाहते हैं आज सीकर से मुख्यमंत्री की सरकार को कि जल्द से जल्द वो किसानों के राष्ट्रीयकृत बैंकों के जो भी कर्ज हैं, जितनी भी राशि के कर्ज है, कृषि ऋण उनको तुरंत माफ़ करे। अन्यथा 28 मार्च को सीकर की कृषि मंडी में एक विशाल किसान और आम जन पंचायत होगी और उसके माध्यम से विरोध का बिगुल फूंका जाएगा। और अगर कृषि ऋण माफ़ नहीं हुए तो हम इस सरकार को चेता देना चाहते हैं कि इन्होंने तो गिनती गिनी थी 1 से 10 तक की और ये इस राज्य का किसान 10 से 0 तक की गिनती गिनने को तैयार है। दिनेश सिंह जाखड़, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन की कैद सीकर। आज गहलोत सरकार का, राजस्थान सरकार का बजट पेश हुआ। इसके अंदर सीकर ज़िले को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जो भी मांगे हैं वो कई वर्षों से चली आ रही है। पुलिया 4 लाइन का, मिनी सचिवालय का और संभाग बनाने का, लेकिन आज तक भी कोई भी बजट में पेश नहीं कर पाया। और हमारे को अब की बार उम्मीद थी कि इसी बार हमारा पुलिया 4 लाइन हो जाएगा, मिनी सचिवालय हो जाएगा, हर्ष पे रोपवे हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम इस बजट की घोर निंदा और विरोध करते हैं। हमें ये बजट पसंद नहीं है। सांवरमल बजट को लेकर क्या कुछ खास मिला, क्या है? आज जो अशोक गहलोत सरकार द्वारा अपना चौथा बजट पेश किया गया है, इसमें शेखावाटी के सबसे बड़े ज़िले सीकर को निराशा ही हाथ लगी है। इस बजट में सीकर ज़िले के लिए कोई भी ऐसी घोषणा नहीं हुई है जिससे शेखावाटी के लोगों को या सीकर ज़िले के लोगों को ये महसूस हो कि हमारे लिए इस बजट में कुछ प्रावधान किया गया है। सीकर ज़िले की सबसे बड़ी मांग है, जो पिछले 15-20 साल से चली आ रही है, नवलगढ़ पुलिया को 4 लेन करना, मिनी सचिवालय की घोषणा, पानी के लिए कुंभाराम लिफ्ट योजना के तहत संपूर्ण जिले को सिंचाई का पानी उपलब्ध होना। एक बड़ी ज्वलंत मांग है संभाग मुख्यालय की घोषणा। आप सोच सकते हैं, यहाँ के लोगों को उम्मीद थी कि संभाग मुख्यालय की घोषणा होगी, लेकिन पिछले 15-20 साल से जो मिनी सचिवालय की घोषणा की मांग कर रहे थे वही पूरी नहीं कर पाई है सरकार। युवाओं के लिए 1 लाख लोगों बेरोजगारों को नौकरी देने की इस बजट में बात की गई है। प्रदेश में 4 लाख पद खाली है, क्यों नहीं घोषणा करती गहलोत सरकार की 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इस तरह से इस बजट में ना युवाओं का ध्यान रखा गया, ना किसानों का ध्यान रखा गया। कृषि बजट अलग किया गया, लेकिन प्रदेश के किसानों की उम्मीद थी कि कृषि बिल पूर्णतया माफ़ होंगे, फ्री कृषि कनेक्शन, इनको कृषि बिल मिलेंगे। किसानों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह से इस बजट की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से मैं पूर्ण रूप से निंदा करता हूँ। इस बजट में प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। हमें उम्मीद है कि जो बजट की जो चर्चा होगी उसमें कुछ ना कुछ प्रदेश की गहलोत सरकार सीकर जिले को दे। महेंद्र डोरवाल, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सीकर। तंसु गोला ने कहा कि आज राजस्थान सरकार द्वारा जारी बजट 2022-23 गरीब कल्याण बजट है। यह बजट 1 साल के विकास के एजेंडे वाला बजट नहीं है, बल्कि राजस्थान के अगले 10 साल की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। राजस्थान सरकार का बजट गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला सशक्तिकरण के लिए क्रांतिकारी बजट है। सर्वाधिक लाभ प्रदेश के साथ प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे गरीब, मजदूर एवं आम जनता को प्राप्त होगा। राजस्थान सरकार द्वारा पेश किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। इस बजट में राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में विकास की गति को तेज करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जो काबिले तारीफ है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के निर्माण का फैसला भी स्वागत योग्य है। अभिभाषक संघ सीकर की ओर से आज दूसरे दिन भी धोद तहसील कार्यालय को धोद कस्बे में स्थानांतरित करने का विरोध जताया गया। एक शिष्टमंडल ने आज सीकर कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन दिया और कहा कि धोद कस्बे में जो तहसील को स्थानांतरित किया गया है, इससे करीब 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों को परेशानी होगी। इस कार्यालय को सीकर में ही संचालित किया जाए तो वहीं आगामी माह में उपखंड कार्यालय को भी धोद कस्बे में शिफ्ट किया जा रहा है, उसका भी उन्होंने विरोध जताया और कहा कि यह कार्यालय भी सीकर में ही संचालित हो, जिससे लोगों को समस्या नहीं आए। वहीं उन्होंने सीकर नई तहसील बनाने की भी मांग की। हाँ वकील जी, क्या अभिभाषक संघ सीकर का धोद तहसील का मुख्यालय सीकर शहर से ग्राम धोद ले जाए के विरोध में बराबर चल रहा है और इसी निमित्त कल हम क्षेत्र के विधायक
श्री परशुराम जी से मिले थे। उन्होंने जिला कलेक्टर को शिष्टमंडल के साथ मिलने के लिए फ़ोन पे कहा था। उसी के मुताबिक आज उपखंड अधिकारी सीकर ने शिष्टमंडल को आमंत्रित किया, जिस पर कलेक्टर साहब से मिलने हमारा संघर्ष समिति का शिष्टमंडल कलेक्टर साहब से मिलने गए। कलेक्टर साहब से जो बात हुई उससे यूँ उन्होंने ये जाहिर किया कि वो अपने फैसले पे किसी भी तरह से हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि धोद में ही उस तहसील का कार्यालय चलेगा, उपखंड का मैं अभी आपको कह सकता हूँ कुछ दिन के लिए नहीं जाएगा। बाकी वो भी बात बिल्डिंग बनी हुई है, इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वासन नहीं दे सकता। इस तरह से हमारी जो था कि जब तक धोद तहसील में का जो पुनर्गठन का विचार चल रहा है, जिसमें सीकर ग्रामीण जो तहसील बननी है और धोद के इसका पुनर्सीमांकन गठन होने तक इसको पूर्ववत की भांति सीकर शहर में चलाया जाए, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। मना करने के अलावा उन्होंने हमारी बात पे कोई किसी तरह की वो तवज्जो देने नहीं माना और उल्टा अब एक आदेशात्मक भाषा में हमारे साथ में अपना व्यवहार किया, जो संघर्ष समिति को बड़ा अखरा। और इसलिए संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया है कि ये जो इस तरह से कलेक्टर साहब ने बुला के संघर्ष समिति का अपमान करना एक अभिभाषक संघ का पूरा अपमान मानते हुए उसके व्यवहार की निंदा करते हैं। और जब तक इन कलेक्टर साहब का ट्रांसफर होता है तब तक भी हम हमारे आंदोलन को आगे जारी रखेंगे। और ये हमारी मांग पूर्ववत जो तहसील धोद का मुख्यालय की है वो जारी रहेगी। और इसी के मुताबिक इस आंदोलन को और कड़ा और तेज करने के लिए अभी हमारे संघर्ष समिति ने मीटिंग चल रही है। झुंझुनू शहर के वसंत विहार इलाके में बदमाशों ने हवाई फायर किए। बदमाशों ने 3 राउंड फायर किए। इलाके में दहशत फैल गई। फायरिंग कर आरोपी मौके से फरार हो गए। बदमाश वसंत विहार हाउसिंग बोर्ड में स्थित प्लाट पर कब्जे के लिए आए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से 3 खाली कारतूस भी बरामद किए। कोतवाली थाना अधिकारी सुरेंद्र देगड़ा ने बताया कि वकील रोहिताश कुलहरी के मकान के पास स्थित प्लॉट पर कब्जे और दहशत फैलाने के लिए फायर किए हैं। पुलिस ने मौके से खाली कारतूस जब्त किए हैं। बदमाशों की तलाश की जा रही है। वकील रोहिताश कुलहरी ने बताया कि बदमाश प्लॉट को खाली करने की धमकियां लगातार दे रहे थे। वे वसंत विहार ए ब्लॉक में उनके पास एक खाली भूखंड उनके मकान के पास है। वकील का कहना है कि इस भूखंड को उसने किराए पर ले रखा है। किराए पर लिए गए इस खाली भूखंड पर कब्जा करने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की है। बदमाश सुबह से ही धमकियां दे रहे थे, जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। इससे पहले भी कई बार धमकियां दी। रोहिताश कुलहरी ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे वो अपने बेटे के साथ खाली भूखंड पर बैठे हुए थे। इस दौरान उनका बेटा, एक क्लाइंट और एक अन्य व्यक्ति उनके साथ बैठा हुआ था। 3-4 गाड़ियां आई। गाड़ियों में उमेश खाजपुर, राहुल नागौरी, महिपाल उदावास, कपिल तिलोका का बास सहित 8-10 युवक और थे। बदमाशों ने आकर धमकी दी, प्लॉट में घुस गए, वहां पर पड़े सामान में तोड़फोड़ कर दी, कूलर को तोड़ दिया, गाली गलौज करने लगे। इसके बाद एक युवक आया, उसके हाथ में पिस्टल थी। उसने कहा कि खाली कर दे इस प्लॉट को, नहीं तो जान से मार दूंगा। 3 फायर किए। हम पास स्थित घर में जाकर छुप गए। वसंत विहार में स्थित जिस प्लॉट पर कब्जे के लिए फायरिंग की गई है, यह प्लॉट विवादित है। वकील रोहिताश कुलहरी का कहना है कि उसके मकान के पास ये खाली भूखंड है। इस भूखंड को उसने किराए पर ले रखा है। इस पर 20 साल से उसका कब्जा है। इसमें उसने निर्माण करवा रखा है। इसके प्लॉट के मालिक ने 15 से 20 दिन पहले किसी को बेच दिया, ऐसा वो बता रहे हैं। इसके बाद बदमाश इस प्लॉट को खाली कराने के लिए लगातार धमकियां दे रही हैं। संबंध में उन्होंने कोतवाली थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने खाली करने के लिए दिन का वक्त मांगा था, लेकिन बदमाश आज ही खाली करने की बात कर रहे थे। नहीं किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। करीबन 7 बजे कोर्ट से घर पहुंचा था। वो घर बैठ करके हम अपने प्लाट में बैठे हुए थे। मेरे पास मेरा लड़का था, एक कोई नरेश नौलड का मेरा क्लाइंट आया हुआ था। हम बैठे हुए थे। इतने में किसी लड़के की धमकी आई कि हम हमारे प्लाट पे कैसे बैठे हुए हो, हम आपका प्लाट खाली करवाएंगे और आज रात को आपको इसकी नतीजा मिल जाएगा। इतने में करीबन 8-8:15 बजे के पास 4 गाड़ियाँ आई। गाड़ियाँ आगे पहले तो 2-3 लड़के उतरे। उसमें से पहले तो कूलर पे लठ मारा और मैं इधर घर भाग गया और मेरा लड़का छत पे चढ़ के, मेरा छत उससे मेरा मकान से सटकर है, उसमें घुस गया और फिर एक हुक्का पड़ा था, उस हुक्के के लठ मारा और फिर उस लड़कों में एक ने उतरकर 3 फायर किए। वहाँ पे हम बचाव के घर निकल गए और उसके बाद में हमने पुलिस को फ़ोन किया।
ये लड़कियां दिन में से पूरे दिन धमकी दे रहे थे कि ये कोई विवादित भूखंड है कि आपका नहीं है। मैं उसमें किराएदार रह रहा हूँ 20 साल से, तो उसको लेकर मैं हमारे मोहल्ले में पूरे शहदत है और ये लोगों ने गलत रूप से वहाँ फायरिंग की है। उस फायरिंग करने वालों में एक खासपुर का उमेश है, एक कोई वो यहाँ का तिलोगा का वास का एक लड़का है, और एक कोई मैं आपको उनके नाम बता दूँ सभी है, प्रदीप 4 है, वो राहुल नागौरी है, और एक महिपाल है उदास का, एक कपिल है। ये सब गाड़ियों में थे। उनका मेरा लड़का अंकित कुल्ली पहचान रहा है। इन्होंने हमारे ऊपर मारने की नीयत से फायरिंग की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मंडावा एसडीएम कार्यालय झुंझुनू की मेडिकल कॉलेज को अब पंख लगेंगे। मेडिकल कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के चौथे बजट में 80.50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अब झुंझुनू का मेडिकल कॉलेज के लिए राज्य सरकार ने बजट दे दिया है। अब जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। झुंझुनू के लिए खेल स्टेडियम की भी घोषणा की गई, इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। झुंझुनू में 4 कन्या महाविद्यालय की घोषणा की गई। उदयपुर वाटी, मुकुंदगढ़, गूड़ा, खेतड़ी में कन्या महाविद्यालय की घोषणा की गई। इसी तरह से जिले में एक नर्सिंग कॉलेज की भी बजट में घोषणा हुई है। अब मंडावा में भी उपखंड कार्यालय स्वीकृत कर दिया गया है। मंडावा के लोगों को मलसी से जाना पड़ता था, मंडावा में भी उपखंड मुख्यालय बना दिया गया है। मंडावा में एसडीएम बैठेंगे। बिसाऊ को उप तहसील से तहसील का दर्जा दिया गया है। गुड़ा में उप तहसील बनाया गया है। चूरू पुलिस लाइन में बीकानेर संभाग के आईजी ओम प्रकाश ने क्वार्टर गार्ड का निरीक्षण किया। आईजी ओम प्रकाश ने पूछा कि अगर किसी भी समय कोई घटना हो जाती है तो भंडार सामान पूरा है क्या की बात आरआई रामूराम मीणा से पूछी। फिर शस्त्र भंडार में एसपी दिगंत आनंद से हथियारों की जानकारी ली। आईजी ने पंखा सर्किल के आगे व्यापारी के साथ कुछ दिनों पहले संपत नेहरा के गुर्गों ने 19 जनवरी को व्यापारी के कनपट्टी पर बंदूक लगाकर 10,000 रुपए लूटने की घटना को अंजाम दिया था। 19 जनवरी के उस मामले को लेकर आईजी ने व्यापारी से बातचीत की। इस मौके पर एसपी दिगंत आनंद, सिटी सीओ ममता सारस्वत व कोतवाली थानाधिकारी सतीश कुमार यादव आदि जन मौजूद रहे। क्राइम बैठक में आईजी ने कहा कि हरियाणा से होने वाली तस्करी पर लगाम कसी जाएगी। गठित अपराध व कानून व्यवस्था व अन्य कानूनी मुद्दों पर बात की गई। जिले में आम लोगों से मिलकर पुलिस अपराध पर लगाम कस सकेगी। आम लोगों के साथ सामंजस्य बैठाकर अपराध को कम किया जा सकता है। बैठक में एसपी राजेंद्र मीणा, SC/ST सेल के डीएसपी इसार अली, सीओ रतनगढ़ हिमांशु शर्मा आदि जन मौजूद रहे। प्रथम दृष्टया जो कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, संगठित अपराध के मुद्दे हैं, बॉर्डर के साथ जो जुड़े हुए मुद्दे हैं और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु कार्य योजना बनाने के लिए इनको कहा जा रहा है। और हमारी कोशिश यही है कि जो पब्लिक एट लार्ज एट पीस फील करे और अपनी बात को हमारे तक रखे, जिससे कि हम उनको न्याय दे पाएं। सर, आप हमारी सीमावर्ती राज्य की पुलिस से भी चर्चा चल रही है और इसीलिए एक स्टॉक टेकिंग का यह समय है पूरी व्यवस्था को देख करके, और हम अच्छी डिलीवरी करेंगे जिससे कि जनता में एक अच्छा संदेश जाए। प्रायोरिटी है और इसमें आपको हमारे दिए गए कार्य नजर आएंगे आने वाले समय में। अभी भी कार्रवाई इन्होंने की है और एक संगठित रूप से इसमें कार्रवाई करेंगे। अवैध कमांड सेंटर्स में जो कैमरे लगे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हमें सहूलियत हुई है और जनमानस को भी सहूलियत हो रही है। उसको इंटीग्रेट करने का एक प्रपोजल चल रहा है और आने वाले समय में एग्जीक्यूट भी होगा। ये जेल में बैठे जो भी प्रकरण हमारे सामने आए हैं उस संबंध में कार्य योजना हम बना रहे हैं और आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट नजर आएगा। धन्यवाद। संत निरंकारी मंडल शाखा द्वारा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्म दिवस पर NH 52 पर वृक्षारोपण व स्वच्छता अभियान मनाया गया। वृक्षारोपण करते हुए नगर परिषद के सभापति पायल सैनी ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने क्षेत्र में एक पौधा लगाना चाहिए। पौधे लगाने से पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। पायल सैनी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण काम, समाज सेवा के कार्य बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा करते हैं। रक्तदान शिविर लगा करके लोगों को नया जीवन दिया जाता है। महिलाएं अपने बच्चों को भी सत्संग में साथ लावे जिससे बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। अभियान में 50 पौधों की सार संभाल की गई। एडवोकेट आशाराम जी ने अपने विचार व्यक्त किए। मंडल के जोनल इंचार्ज भगवान बजाज ने बताया कि आज पूरे देश में नेत्र शिविर जांच, वृक्षारोपण व स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोतीलाल सोनी, लक्ष्मण सिंह राव, प्रिया राव, कोमल, अंकुशा बुंदेला सहित शहर के गणमान्य जन मौजूद रहे।
चूरू नगर परिषद का, जहां पर पहले कचरा डाला जाता था हाइडा फैक्ट्री में, जहां पर चूरू नगर परिषद के द्वारा MRF प्लांट चलाया जा रहा है, उसका निरीक्षण किया गया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कार्य जो है उसको युद्ध स्तर पर किया जाए, क्योंकि अभी पिछले 4 दिनों से चूरू शहर के अंदर कचरा भी नहीं उठ पा रहा है। कचरा डालने का जगह जगह जो विरोध हो रहा है, उस विरोध को देखते हुए आज इस MRF जो प्लांट है उसका बन जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है और इसीलिए आज यहाँ का निरीक्षण किया गया है। मैडम, कितना काम पूरा हो गया और कितने दिनों तक हो जाएगा? देखिए, अभी यहाँ पर जो है इन्होंने टीन शेड लगाकर ढांचा जो है वो तैयार कर दिया है। साथ ही के अंदर अब डोर टू डोर जो कचरा प्रबंधन जो हमारा ऑटो टिपर की जो व्यवस्था है, उसका जब नया टेंडर होगा तो उस टेंडर के अंदर जो कचरा है उसके सेग्रीगेशन को उसके सम्मिलित किया जाएगा। तो अभी उम्मीद की जा रही है कि 1 अप्रैल से जो कार्य है 1 अप्रैल तक पूर्ण हो जाएगा और नए सिरे से जो कचरा है उसका निस्तारण जो है वो होना शुरू हो जाएगा। चूरू जिले के तारानगर के पंचायत समिति सभागार में आरटीई के निःशुल्क 25% बच्चों के पुनर्भरण हेतु भौतिक सत्यापन दलों का गठन किया गया, जिनका सभागार में 3 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्रभारी बाबूलाल बुनकर व सह प्रभारी गोपीराम सहारण द्वारा भौतिक सत्यापन करने हेतु प्राप्त दिशा निर्देशों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में रणवीर शेखू, अनिल कसवा, कमल, नरेश आदि जन उपस्थित रहे। CBEO द्वारा दिए गए निर्देशों की अक्षर से पालना हेतु पाबंद कर प्रशिक्षण का समापन किया गया। डेरा सच्चा सौदा के मौजूदा गद्दी नशीन पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह ईसा के आगमन की खुशी जहां पूरे विश्व की साथ संगत अपने अपने तरीके से माना रही है, तो वहीं चूरू जोन के सेवादारों ने भी मंगलवार देर शाम को सिद्धमुख में मोमन राम इंसा के निवास स्थान पर बड़ी धूमधाम से खुशी मनाई। पूज्य गुरुजी के आगमन की खुशी में सेवादारों ने चाइनीज लाइटों का बहिष्कार करते हुए देसी घी के दीपक जलाए। मंगलवार देर रात हुए कार्यक्रम में सेवादार भाई बहन पूज्य गुरुजी द्वारा गाए गए भजनों की धुन पर देर रात झूमते हुए नजर आए। रंग बिरंगी लड़ियों व गुब्बारों से कार्यक्रम स्थल को दुल्हन की तरह सजा रखा था। बालिकाओं द्वारा रंग बिरंगी रंगोली बनाई गई तथा दीपकों से MSG लिखा हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा था। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के 11वें धर्माचार्य आचार्य महाश्रमण का फतेहपुर शहर में दूसरा दिन रहा और आचार्य बनने के बाद वे करीब 17 साल बाद फतेहपुर मंगल प्रवेश पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जन जन को अहिंसा का संदेश देने वाले आचार्य महाश्रमण ने भारत सहित नेपाल और भूटान में अहिंसा यात्रा कर चुके हैं। सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति रूपी ज्योति लेकर मानव के मानस के परिवर्तन को निकले जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्य श्री महाश्रमण अपनी धवल सेना संग मंगलवार देर शाम को फतेहपुर स्थित आजाद भवन में पधारे। बुधवार को आचार्य ने अपनी धवल सेना के साथ देवास से मंगल प्रस्थान कर रामगढ़ पहुंचे। इस दौरान फतेहपुर में लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया। आचार्य ने अपने संसार पक्ष की कुल देवी के मंदिर का अवलोकन करने के बाद मंदिर परिसर में बने अतिथि गृह में पधारे। आचार्य महाश्रमण के दर्शन करने सभी समाजों के लोगों ने बड़ी संख्या में आचार्य श्री का स्वागत किया। ओसवालों के मोहल्ले में आचार्य महाश्रमण का स्वागत किया गया। आचार्य महाश्रमण ने कहा, जुलूस के आगे आगे कन्या मंडल, महिला मंडल व अन्य समूह अलग अलग पोशाक में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ रहे थे, जो समवेत स्वर में धर्म संघ व महाश्रमण का जय घोष करते आगे बढ़ रहे थे। मंदिर परिसर में आयोजित मुख्य प्रवचन में आचार्य ने कहा कि नमस्कार महामंत्र में अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय समस्त चरित्रमात्मा को नमस्कार किया गया है। दुनिया में भक्ति की बात भी होती है। भक्ति आत्मिक रूप से हो, निर्मल हो तो कल्याणकारी हो सकती है। भक्ति को 2 प्रकार से देखा जा सकता है। पहली भक्ति व्यक्तिपरक होती है, वहीं दूसरी भक्ति आदर्श और तत्वपरक होती है। भगवान महावीर आचार्य भिक्षु और अपने आचार्यों तथा वर्तमान गुरु के प्रति भक्ति व्यक्तिपरक भक्ति के अंतर्गत आते हैं। यथार्थ के प्रति भक्ति, सत्य के प्रति भक्ति, नैतिकता के प्रति भक्ति, ईमानदारी के प्रति भक्ति, आदर्श और तत्वपरक भक्ति होती है। आदमी की आंतरिक भक्ति देव, गुरु और धर्म के प्रति बनी रहे। भक्ति निर्मल रहे तो शक्ति का भी विकास हो सकता है। आदमी ईमानदारी के प्रति भक्ति रखे, थोड़ी कठिनाई भले आए किंतु ईमानदारी के प्रति ऐसी भक्ति बनी रहे। आचार्य ने शक्ति माता मंदिर में पदार्पण के संदर्भ में कहा कि आज हमारा फतेहपुर के पास स्थित शक्ति माता मंदिर में पधारना हुआ है। यह दुग्गड़ कुल की कुल देवी का मंदिर है। संसार पक्ष में मैं दुग्गड़ कुल से हूँ। वर्तमान में मंदिर नए रूप में भी नजर आ रहा है। फतेहपुर के लोगों में भी सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति की भावना का विकास हो। तेरा पंथ महिला मंडल ने स्वागत गीत का संगान किया। क्या कार्यक्रम रहा है? आज परम पूज्य आचार्य श्री का फतेहपुर प्रवास का दूसरा दिन था। आज फतेहपुर से महाराज ने विहार करके यहाँ से पास में 13-14 किलोमीटर कोटिया करके गांव है, वहाँ पर अब आज गुरुदेव पधारे हैं
और बहुत ही मंगलमय वातावरण में ये विहार और प्रवास हुआ है। इसके लिए फतेहपुर वासी हमेशा। और ये यात्रा कहाँ तक जाएगी, कितने किलोमीटर तक? ये अहिंसा यात्रा जो है गुरुदेव ने जो शुरू की थी, ये अब दिल्ली तक जाएगी। दिल्ली में इसका समापन समारोह कितने तारीख को समापन होगा? इसका लगभग दिल्ली में 10 से 12 मार्च के करीब है। अभी उसके विषय में पूरी सूचना नहीं है, लेकिन लगभग 10 से 12 मार्च 15 मार्च के करीब ये यात्रा का समापन वहाँ पे विधिवत रूप से किया जाएगा।